बर्थ ऑफ द वीएमआर रिपब्लिक। सो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो नाजीज हैं या जो हिटलर हैं उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सहारा लेके बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। बहुत सारे ज्यूज थे, बहुत सारे जो क्रिबल्ड लोग थे, उनको मौत के घाट उतारा था। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसमें जर्मनी हार गए। अब उसके बाद क्या हुआ, जो एलाइड पावर्स हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप की थी, जो कि वॉर क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वो सेटअप की गई थी। अब जब उन्होंने सजा दी तो हमने क्या पढ़ा था कि वो सजा जो है वो बहुत ही कम थी उन लोगों के लिए, नाजीज के लिए, उसके मुकाबले जो कि उन्होंने अत्याचार किया था लोगों पे। तो उस अत्याचार के लिए उन्हें जो सजा मिल रही थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। बट फिर हमने देखा कि ये लिखा हुआ था कि जो एलाइड पावर हैं वो इस बार बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी, जैसा कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। मतलब जर्मनी के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा हार्श, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीके से उन्होंने बिहेव किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी हार गया था। तो इसीलिए उसमें ये लिखा था, हमने ये पढ़ा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हम कह सकते हैं कि उसकी रूट्स जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आती हैं। कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेट करता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हो सकता है इसीलिए हम कह सकते हैं, मतलब काफी हद तक, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो हम समझेंगे। So Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. अब जर्मनी जो है वो 20th सेंचुरी के शुरुआत में, मतलब लगभग 1900s के टाइम पे शुरुआत में, जो जर्मनी है वो एक पावरफुल एम्पायर था। उस टाइम पे राजा महाराजा वाला सिस्टम था। जर्मनी में भी एक तरीके से जो एम्परर है या जो किंग है वो रूल कर रहा था। डेमोक्रेसी यहाँ पे सेटअप नहीं हुई थी। इसी तरीके से ऑस्ट्रियन एम्पायर, मतलब यहाँ पे भी राजा महाराजा वाला सिस्टम था। तो अब जो पहला ग्रुप है, जो सेंट्रल पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उसमें थी मेनली जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर, राइट। अब ये दोनों जो है वो एक तरीके से मोनार्की है, यहाँ पे राजा वाला सिस्टम है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो ग्रुप है जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर का, ये लड़ा था किसके खिलाफ? एलाइज के खिलाफ। अब एलाइज ग्रुप में कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, राइट। तो ये वाले ग्रुप के खिलाफ ये दोनों ग्रुप जो है वो लड़े, और इस मतलब मेनली ये ग्रुप्स थे। बाकी इनके साथ और भी कंट्रीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज, कुछ सेंट्रल पावर्स को सपोर्ट कर रही थी और कुछ एलाइड पावर्स को। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, और इन दो ग्रुप्स के बीच में ये लड़ाई हुई। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. अब ये इन सभी लोगों को ये लगा, जितने भी लोग ये इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन सबको ये लग रहा था कि जल्दी से हम ये लड़ाई खत्म करेंगे और मतलब हमारा फायदा हो जाएगा, सामने वाले की टेरिटरीज को हम कब्जे में कर लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी सारी जो ये वॉर है वो खत्म हो जाएगी। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो वॉर है वो बहुत लंबे टाइम के लिए खिंच जाएगी। लगभग 4-5 साल जो है ये वॉर चली है। उन्हें क्या लग रहा था कि 1-2 महीने में हम ये वॉर लड़ेंगे और खत्म हो जाएगा, बट ये काफी लंबी वॉर चली। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जो पूरे रिसोर्सेज हैं यूरोप में वो खत्म होने लग गए। जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होगी, लोगों के घर उजड़ जाएंगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तहस नहस हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि जब ये लड़ाई चली, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली, तो यूरोप का बहुत सारा जो रिसोर्स है वो खत्म हो गया। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब शुरू शुरू में क्या हुआ, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली तो जर्मनी को फायदा हुआ। जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस एंड बेल्जियम के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। However, the Allies, strengthened by US entry in 1917, won defeating Germany and the Central Powers in November 1918. अब हुआ क्या कि शुरू शुरू में तो जर्मनी जीत रहा था, सेंट्रल पावर्स जो है वो जीत रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1917 में यूएस ने एंट्री ले ली। मतलब कि ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया थे, इसके साथ यूएस भी अलाइड पावर्स के साथ जुड़ गया, और उसने क्या किया, उसने जीतते हुए जर्मनी को हरा दिया। मतलब शुरू शुरू में जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स जीत रहे थे, बट यूएस की एंट्री के बाद जर्मनी जो है वो हार गया और जो अलाइड पावर्स हैं वो जीत गई। और इस तरीके से लड़ाई जो है वो लगभग नवंबर 1918 में खत्म हुई।
The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. अब जब इंपीरियल जर्मनी की हार हो गई, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जर्मनी जो है उस टाइम पे वो मोनार्की वाला सिस्टम था, यहाँ पे एम्परर थे, राजा जो है वो रूल कर रहे थे, डेमोक्रेसी नहीं थी जर्मनी में उस टाइम पे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई, तो उसके बाद क्या हुआ, एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। एब्डिकेशन मतलब होता है अपने पद से त्याग देना। तो राजा जिस थ्रोन पे बैठा था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी एक तरीके से, अब राजा अपने पद से हटा दिया गया था। इसका मतलब अब जर्मनी को कोई भी हेड नहीं कर रहा था, जो राजा है अब वो भी हट चुका था। तो यहाँ पे एक वैक्यूम मिला, और इस टाइम पे क्या सोचा पार्लियामेंट्री पार्टीज ने, मतलब एक तरीके से ऐसी पार्टीज, ऐसे ग्रुप्स जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो ऐसी पार्टीज ने सोचा कि अब हम जर्मन पॉलिटी को नए तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे राजा रूल नहीं करेगा, बल्कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम लाएंगे। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. तो वीएमआर जो है वो जर्मनी में एक जगह है, तो वहाँ पे एक नेशनल असेंबली जो है वो मीट की, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, नेशनल असेंबली की, और उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। जैसे हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा था किस तरीके से वहाँ पे नेशनल असेंबली बनी थी और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था, इसी तरीके से जर्मनी में भी एक नेशनल असेंबली जो है वो वीएमआर में मिली, और वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो स्टेट्स हैं उनको भी काफ़ी ऑटोनॉमी, काफ़ी एक तरीके से फ्रीडम मिलता है। जैसे आप इंडिया में देखोगे, इंडिया भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, और स्टेट बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे मुद्दों पे खुद अपने लिए डिसीजन ले सकती हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जो सेंट्रल और स्टेट हैं वो ऊपर नीचे हैं, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, या यूनियन गवर्नमेंट है वो, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो एक तरीके से इक्वल हैं, और वो अपने अपने मुद्दों पे, अपने अपने एरियाज में डिसीजन ले सकती हैं। तो इस तरीके से जो फेडरल सिस्टम है वो जर्मनी में लाया गया। देन deputies were now elected to the German parliament or Riksdag on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women. अब हुआ क्या कि इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली, बट पार्लियामेंट में बैठेगा कौन, पार्लियामेंट में इलेक्ट होके लोग आते हैं, जैसे हमारी सांसद है उसमें हम वोट देते हैं लोगों को, और उसके बाद उस पार्लियामेंट में लोग जाते हैं और हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट में लोगों को लाने के लिए क्या किया गया, इलेक्शंस कराए गए कि अब जो असेंबली है, जो इनकी पार्लियामेंट है, उसमें इलेक्ट होके लोग आएंगे। तो डेप्यूटीज, अब जैसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसी तरीके से इसमें क्या बोला जा रहा है कि डेप्यूटीज, कि जो इनके पार्लियामेंट में लोग चुन के आएंगे उनको डेप्यूटीज कहा गया। तो डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, और किस में वो लोग जाएंगे, इनकी पार्लियामेंट का नाम था रिक्सटैग, मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट है उसे सांसद कहते हैं, या फिर जो हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि उनकी पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है, इसी तरीके से जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको रिक्सटैग कहा जाता है, और इसमें डेप्यूटीज जो है वो चुनकर आए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, मतलब जो लोग वोट देंगे उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को, जितने भी अडल्ट थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। इसमें विमेंस भी इंक्लूडेड थी, मतलब कि जो औरतें हैं उनको भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. बट ये जो रिपब्लिक आई थी, ये जो रिक्सटैग में लोग आए थे, वीएमआर रिपब्लिक बनी थी, इसको जर्मनी के खुद के लोगों ने सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इसको अच्छा नहीं माना। क्योंकि मेनली क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो एलाइड पावर्स ने एक ट्रीटी जर्मनी से साइन करवाई थी। अब वो ट्रीटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी जर्मनी के लिए, बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से वो ट्रीटी जो है वो साइन कराई गई थी। तो उस टाइम पे अब राजा तो था नहीं, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या आई, वीएमआर रिपब्लिक आई, एक तरीके से अब वो जर्मनी को लीड कर रही थी। तो जो पर्सन लीड करेगा उसी से ट्रीटी साइन कराई जाएगी। तो जो एलाइड पावर्स थे उन्होंने जो ट्रीटी है, पीस ट्रीटी एक तरीके से, वो ट्रीटी साइन कराई किससे, वीएमआर रिपब्लिक से। तो साइन करने वाला कौन था, वीएमआर रिपब्लिक थी। अब जो जर्मनी के लोग हैं उन्होंने क्या देखा कि ये जो ट्रीटी साइन हुई है, जो कि बहुत ही बेकार ट्रीटी थी, क्या क्या था इस ट्रीटी में वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे।
बट जो भी ये ट्रीटी थी वो जर्मनी के लिए अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। तो लोगों ने ये देखा कि इस ट्रीटी पे साइन किसने किया, इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किसने किया, वेमार रिपब्लिक ने। तो इसलिए वो वेमार रिपब्लिक को खराब मानने लग गए कि तो बेकार है, बकवास है। क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो एलाइड पावर्स है उन्होंने फोर्सफुली ज़बरदस्ती से वेमार रिपब्लिक से उस ट्रीटी पे साइन कराया है। कोई राजा भी होता या कोई और भी होता, वो उस दबाव के चलते साइन कर देता। तो उस टाइम अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली जो वेमार रिपब्लिक है वो उस टाइम पे पोजीशन में थी और उसने साइन कर दिया। तो लोग जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे वेमार रिपब्लिक से, क्योंकि वेमार रिपब्लिक ने उस ट्रीटी पे साइन किए थे, उस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था। द पीस ट्रीटी एट वर्साइज विद एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। अब ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी ये वर्साइज में हुई थी। वर्साइज फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पे ये ट्रीटी जो है उसे साइन किया गया था। और इस ट्रीटी को नाम क्या दे रहे हैं, पीस ट्रीटी की, ये शांति की ट्रीटी है। और ये जो ट्रीटी है वो एलाइज ने साइन करवाई थी, किससे, जर्मनी से। और ये जर्मनी के लिए हार्श थी, मतलब कठोर थी, और ह्यूमिलिएटिंग मतलब उनके लिए बेइज्जती करने वाली थी, शर्मनाक थी। द जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब इस ट्रीटी में क्या क्या था, तो जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, मतलब कि जिन भी कंट्रीज को, मान लो ये जर्मनी है और इसने बाकी दूसरे दूसरे जगहों पे अपनी कॉलोनीज बना रखी हैं, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, इसी तरीके से जर्मनी ने भी बहुत सारे नेशंस को अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो इस ट्रीटी के चलते क्या हुआ कि जर्मनी की ये जो कॉलोनीज है वो इनसे छीन ली गई, कि अब तुम्हारी ये कॉलोनीज तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, सारी कॉलोनीज उससे छीन ली गई। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब जब उसकी कॉलोनीज जाएंगी तो एक तरीके से उस कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं, उन जगहों पे, उन देशों में जो रहने वाले लोग हैं, वो भी तो जर्मनी से हट जाएंगे, वो भी तो जर्मनी से चले जाएंगे। पहले जर्मनी कहता था भाई मेरी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है इन सब कॉलोनीज के लोगों को मिला के। तो अब जब ये कॉलोनीज इनसे छीन ली गई, जो एरियाज थे जर्मनी के वो इनसे छीन लिए गए, तो लगभग 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो जर्मनी से छीन ली गई। अब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि देश को चलाता कौन है। देश अपने आप नहीं चलेगा, उसे इंसान ही तो चलाएंगे, और इंसान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। तो अगर जर्मनी से इतने सारे लोग छीन लिए गए तो वो भी जर्मनी का नुकसान है। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और जितनी भी जर्मनी की टेरिटरी थी, जगह थी, उसका लगभग 13% जो है वो जर्मनी से छीन लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। अब हुआ क्या कि जो जर्मनी से छीने हुए एरियाज थे, जो एलाइज ने जर्मनी से एरिया छीन लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे, उन एरियाज में बहुत बड़े लेवल पे आयरन और जो थी, मतलब आयरन की खदानें थी। तो वो 75% जो आयरन है वो जर्मनी से छीन लिया गया। और 26% ऑफ इट्स कोल, जो यहाँ पे 26% जो कोल है वो भी जर्मनी से छीन लिया गया। अब कोल एंड आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट में, तो इतने बड़े लेवल पे रिसोर्सेज जो हैं वो जर्मनी से छीन लिए गए। और किसने छीने, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन देशों ने जर्मनी के ये हिस्से ले लिए जो कि कोल रिच थे, जो कि आयरन रिच थे, तो ये हिस्से ले लिए गए। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब क्या हुआ, बहुत सारे हिस्सों पे एलाइड पावर ने क्या कहा जर्मनी को कि तुम आर्मी नहीं रखोगे। मतलब मान लो ये जर्मनी है और उसके पर्टिकुलर इलाके पे क्या बोला, ये बॉर्डरिंग इलाके पे, कि तुम इस बॉर्डरिंग इलाके पे आर्मी नहीं रखोगे, यहाँ पे आर्मी नहीं रहेगी। तो डीमिलिटराइज कर देना मतलब उसको आर्मी ना रखने देना। इससे क्या होगा कि जर्मनी की जो पावर है वो बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। अब जर्मनी जो है उसका राजा जाके अकेला तो नहीं लड़ेगा, या उस पर जो भी लीडर बैठा है वो जाके अकेले नहीं लड़ेगा, जो आर्मी है वो जाके लड़ेगी। तो अब जब आर्मी रखने ही नहीं दे रहे तो फिर उसकी पावर तो वीक होगी ना। The war guilt clause held Germany responsible for the war and the damages allied countries suffered. अब इस पूरी ट्रीटी में एक क्लॉज था जिसका नाम था एक तरीके से वॉर गिल्ट क्लॉज। इस क्लॉज के चलते जितनी भी अलाइड पावर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि इस पूरे वर्ल्ड वॉर का, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, उसका जिम्मेदार जर्मनी है। मतलब कि जो भी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ, या जो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसका ठेकरा जर्मनी के सर पे फोड़ दिया गया कि तुम्हारी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या बोला गया कि जो भी इस वॉर में डैमेजेस हुए हैं, जो भी अलाइड कंट्रीज को नुकसान हुआ है इस वॉर में, वो सबके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जर्मनी है। और इसीलिए उसे क्या कहा गया कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो भी अलाइड कंट्रीज का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तुम करोगे, उसकी भरपाई जर्मनी करेगा।
द जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। और जर्मनी को क्या बोला गया कि तुम 6 बिलियन पाउंड जो है वो हमें कंपनसेशन में दोगे, हमें जुर्माना जो है एक तरीके से वो दोगे कि तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ इस वॉर में, तो उसकी भरपाई तुम करोगे 6 बिलियन पाउंड्स देके। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. अब एलाइड आर्मीज जो है उन्होंने क्या किया, जर्मनी का जो राइनलैंड एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच था, मतलब यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता था, इवन ऑयल हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे राइनलैंड में पाई जाती थी। तो इस राइनलैंड को, जगह को काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 1920s वाले टाइम पे काफ़ी लंबे समय तक जो एलाइड आर्मीज हैं उन्होंने अपने कब्जे में रखा राइनलैंड को। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्साइज। अब हुआ क्या कि ज़्यादातर जो जर्मन्स थे उन्होंने वेमार रिपब्लिक को इस पूरी बेइज्जती के लिए, इस पूरी जो हार्श ट्रीटी साइन हुई है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो हार हुई है उसके लिए भी वेमार रिपब्लिक को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। मतलब वेमार रिपब्लिक के साथ खुद जर्मनी के लोग नहीं थे, जो जर्मनी के लोग हैं वो वेमार रिपब्लिक को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा वो वेमार रिपब्लिक की गलती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमारी बेइज्जती हुई है वर्साइज में, ट्रीटी ऑफ वर्साइज में, जो पीस ट्रीटी है सो कॉल्ड, इसमें जो हमारी ह्यूमिलिटी हुई है वो भी, उसका भी जिम्मेदार कौन है, वेमार रिपब्लिक। अब लोगों को सामने क्योंकि वेमार रिपब्लिक दिख रहा है इसीलिए उन्होंने सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेमार रिपब्लिक को के ऊपर छोड़ दी। क्योंकि अगर राजा भी होता तो भी वो पीस ट्रीटी जो है अलाइड पावर साइन करवा ही लेते ज़बरदस्ती, और फिर लोग जो हैं जर्मनी के वो फिर राजा को एक्यूज़ करते कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से वेमार रिपब्लिक जो है वो बनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया, राजा जो है वो अपनी थ्रोन से हटा दिया गया। तो उसके बाद वैक्यूम को देखते हुए जो पार्लियामेंट्री लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आई और उन्होंने वेमार रिपब्लिक बनाई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी के हारने के बाद एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन कराई जाती है जिसको कि नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइज, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जर्मनी पे थोपी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहराया जाता है और इससे लोग जो हैं जर्मनी के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब क्योंकि इस ट्रीटी पे साइन करने वाला जो ग्रुप था वो वेमार रिपब्लिक थी और इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वेमार रिपब्लिक ने ऐसा क्यों किया, वो उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे।